मेरे पति ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने उस प्रीनप के पेज 7 को कभी पढ़ा ही नहीं, जिस पर उन्होंने मुझे साइन करवाया था। पार्ट 2। कॉडवेल दंपति के साथ डिनर उम्मीद से कहीं बेहतर रहा। हमें तुम्हारी राय की कमी महसूस हुई, नगमा, थॉमस ने कहा जब हम डेजर्ट के साथ बैठे थे। अब्दुल की प्रेजेंटेशन में वो इंसानियत की झलक नहीं रही जो तुम्हारे रहते थी। मैंने सावधानी से वाइन का घूंट लिया, जवाब को तोलते हुए। मैं कुछ व्यक्तिगत बदलावों से गुजर रही थी। गीता ने हल्के से मेरा हाथ छुआ। हमें सुनने में आया कि अब्दुल अपनी असिस्टेंट के साथ हॉफमैन की चैरिटी गाला में गया था। सबने देखा। ये कल्पना मेरे दिल को अनायास चोट पहुंचा गई। अब्दुल और माँ था उस सालाना गाला में, जिसे मैं वर्षों से ऑर्गेनाइज करती आई थी। उन्हीं लोगों के बीच जिन्हें मैं जानती थी, शायद अपनी टूटी शादी का जिम्मेदार मुझे दिखाते हुए। मेरी उंगलियां वाइन के गिलास के तने पर कस गईं। मैं मानती हूं, वो मैं ही थी, मैंने संयम से कहा, गरिमा बनाए रखने की कोशिश करते हुए। और हां, हम तलाक ले रहे हैं। थॉमस ने अपनी पत्नी की ओर देखा। अब्दुल ने कहा था कि सब कुछ आपसी सहमति से हो रहा है। मेरे मुंह से एक कड़वा हंसी का झोंका निकल गया, जिसे मैं रोक नहीं पाई। क्या उसने ऐसा कहा? गीता ने शांत स्वर में कहा। लगता है आपसी सहमति और न्याय की उसकी परिभाषा हमसे काफी अलग है। मैंने खुद को सीधा किया। भाग्य की सलाह याद आई, पेशेवर संपर्क बनाए रखो। पर मैं आपको अपने निजी मसलों में नहीं उलझाना चाहती। ये कोई बोझ नहीं है, जब हम पूछ ही रहे हैं, थॉमस ने कहा। सच कहूं तो अब्दुल जो सोचता है, उससे उलट हमारा रिश्ता तुम्हारे परिवार से सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं था। हम तुम्हें सच में महत्व देते हैं, तुम्हारे अनुभव को, तुम्हारे नजरिए को। उनके शब्दों ने मेरे भीतर कुछ गर्म कर दिया। अब्दुल ने सालों तक यही जताया कि उसके बिजनेस संबंध नाजुक हैं और सिर्फ उसकी चतुराई से टिके हैं, कि मेरी भूमिका बस एक सजावटी बैकग्राउंड की है। लेकिन थॉमस की बातों ने मुझे एक ऐसा सम्मान दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, शायद मैं खुद भी नहीं जानती थी। आपका यह कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैंने स्वीकार किया, खासकर इस समय में। गीता ने मुझे गौर से देखा। क्या हम किसी तरह मदद कर सकते हैं? मैंने झिझकते हुए सच्चाई कहने का निर्णय लिया। बस यही डिनर और ये बातचीत एक याद दिलाने के लिए कि मेरी पहचान सिर्फ अब्दुल की होने वाली एक्स वाइफ नहीं है। तुम उसे कहीं ज्यादा हो, गीता ने विश्वास से कहा। और इसी बात पर थॉमस और मैं फ्रैंकलिन थिएटर के रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। हमें एक कंसल्टेंट चाहिए और तुम्हारा बैकग्राउंड इसके लिए परफेक्ट है। मेरा दिल एक पल को रुक गया। फ्रैंकलिन थिएटर एक ऐतिहासिक आर्ट डेको थिएटर, जिसे विटमैन दंपति ने टूटने से बचाने के लिए खरीदा था। क्या आप सीरियस हैं? थॉमस ने सिर हिलाया। हमें ऐसा कोई चाहिए जिसे इतिहास की अहमियत भी समझ आए और आधुनिक उपयोग के व्यावहारिक पहलुओं का भी ज्ञान हो। तुम्हारा आर्किटेक्चरल हिस्ट्री और म्यूजियम क्यूरेशन का अनुभव इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, वैसा ही काम जो मैं हमेशा करना चाहती थी, उससे पहले कि अब्दुल ने मुझे उसके करियर को प्राथमिकता देने के लिए मना लिया। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी, मैंने बिना उत्साह छुपाए कहा। हालांकि मुझे हाल ही में म्यूजियम में भी एक नई पोजीशन मिली है। और भी बेहतर, गीता मुस्कुरा उठी। यह कंसल्टिंग का अलग प्रस्ताव होगा। हम तुम्हारी विशेषज्ञता चाहते हैं, तुम्हारा पूरा समय नहीं। डिनर खत्म होने तक हम प्रोजेक्ट के मूल ढांचे पर सहमत हो चुके थे। मैं घर लौटी एक ऐसे एहसास के साथ जो महीनों से गायब था। उद्देश्य। वो उद्देश्य जो अब्दुल के सपनों को सहारा देने से नहीं, बल्कि मेरे खुद के जुनून, शिक्षा और क्षमताओं से उपजा था। घर पहुंचने पर अब्दुल की गाड़ी ड्राइववे में थी। मैंने पल भर के लिए सोचा कि शायद मैं एक चक्कर और लगा लूं, लेकिन फिर खुद को टोका। यह अभी भी मेरा कानूनी घर था। मैं चुपके से घुसने वाली नहीं थी। वो अपने स्टडी में था, कागजों के ढेर से घिरा। पास में एक ग्लास स्कॉच,
मेरी आहट पर उसने सिर उठाया। कैसा रहा डिनर? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में दिखावे की कैजुअलिटी के पीछे तनाव साफ था। बहुत अच्छा, मैंने दरवाजे की चौखट पर टिकते हुए कहा। कॉडवेल दंपति ने तुम्हें याद किया? जरूर किया होगा। वो कागज इधर उधर करने लगा। क्या चर्चा हुई? कला, वास्तुकला और उनके नए थिएटर प्रोजेक्ट पर। मैं रुकी, फिर जोड़ा, जिसके लिए उन्होंने मुझे कंसल्टेंट नियुक्त किया है। अब्दुल का सिर झटके से उठा, चेहरा हैरानी से भर गया, पर उसने जल्द ही अपने भावों पर नियंत्रण पा लिया। तुम इसके लिए योग्य नहीं हो। कभी ये बात मुझे तोड़ देती, लेकिन अब ये बस इस बात की पुष्टि थी कि वह मुझे कभी समझ ही नहीं पाया। असल में मैं योग्य हूं, मैंने शांत स्वर में कहा। मेरी मास्टर्स डिग्री आर्किटेक्चरल हिस्ट्री में है और मैं सालों से म्यूजियम क्यूरेशन कर रही हूं। विटमैन दंपति ने खास तौर पर मेरे अनुभव का हवाला दिया। एक औपचारिक पेशकश होगी बस, अब्दुल ने उपहास किया। हमारी स्थिति को देखते हुए वे बस विनम्रता दिखा रहे हैं। क्या मार्था को भी ऐसे ही रखा गया था? सिर्फ विनम्रता में? मैंने पूछा। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो अलग बात है, मार्था में असली स्किल है। उसकी लापरवाही भरी बेरुखी ने मेरी सांसें रोक दी। 12 साल की साझेदारी और इतनी आसानी से वो मेरी पढ़ाई, मेरी विशेषज्ञता, मेरी बुद्धिमत्ता को नकार गया। कॉडवेल ऐसा नहीं सोचते, मैंने कहा, जब मेरी आवाज फिर से स्थिर हुई। और न ही म्यूजियम बोर्ड, जिन्होंने मुझे स्पेशल कलेक्शंस की डायरेक्टर की पोजीशन दी है। अब्दुल के चेहरे पर कुछ कौंधा, शायद हैरानी, शायद थोड़ी सी इज्जत। तो फिर उसने अपनी चालाकी का चेहरा पहन लिया। दोनों ऑफर ठीक तलाक की बातचीत के वक्त। क्या संयोग है? संयोग नहीं, मैंने कहा। ये वे अवसर थे जो मैं सालों पहले पा सकती थी, अगर मैंने तुम्हारे करियर को प्राथमिकता न दी होती। अब्दुल ने लंबी सांस ली, फिर वह दया से लिपटा उपेक्षा भरा स्वर अपनाया जो वो तब इस्तेमाल करता था जब वह मुझे अवास्तविक समझता था। नगमा, वास्तविकता से भागो मत। तुमने कुछ डिनर पार्टीज ऑर्गेनाइज की और मेरी क्लाइंट्स की पत्नियों से छोटी छोटी बातें की। ये मेरे जैसे इंसान की तरह बिजनेस खड़ा करना नहीं है। जो गुस्सा मेरे भीतर उठा वह उजला, तीखा और साफ था। हर वो रात जब मैंने उसकी प्रेजेंटेशन एडिट की, हर क्लाइंट की बैकग्राउंड रिसर्च की ताकि वो प्रभावित हो, हर वो संबंध जो मैंने बनाए और उसने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किए, हर प्रॉपर्टी जिसे मैंने चुना, संवारा और उसकी कीमत बढ़वाई, और उसने सारा श्रेय खुद ले लिया। क्या यही तुम खुद को बताते हो? मैंने धीरे से पूछा। कि मेरी सफलता में कोई भूमिका नहीं थी, अब्दुल ने जवाब दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने मदद नहीं की, वह थोड़ा पीछे हटते हुए बोला। बस ये कि तुम्हारी भूमिका सहायक थी, जरूरी नहीं। तो फिर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी कि मैंने दोनों पद स्वीकार कर लिए हैं, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्योंकि तुम्हारी दुनिया के लिए मेरी विशेषज्ञता इतनी भी गैर जरूरी है। अब्दुल के चेहरे पर बदलाव आया। उसका व्यावसायिक दिमाग साफ तौर पर कुछ नया गणित करने लगा। अगर मेरी अपनी आमदनी हो तो वह हमारे तलाक के समझौते को प्रभावित कर सकती थी, हमारे आर्थिक स्तरों को बदल सकती थी, उस छवि को चुनौती दे सकती थी जो उसने मेरे बारे में बनाई थी, एक निर्भर गृहिणी की। असल में मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। उसने बड़ी सहजता से रुख बदला। इससे साबित होता है कि तुम अपना खर्चा खुद चला सकती हो, और यही कारण है कि मेरी सेटलमेंट की पेशकश पहले से ही काफी उदार है। $50,000 तुम्हें एक कुशन देंगे जब तुम प्रोफेशनली खुद को स्थापित कर रही हो। और वही था अब्दुल की असली काबिलियत, हर परिस्थिति को अपने फायदे में मोड़ना, ऐसा कोण ढूंढना जो उसकी स्वार्थपूर्ण सोच को सुरक्षित रखे। कितना विचारशील है, मैंने अपने चेहरे को भावशून्य बनाए रखा। उसे यह सुकून नहीं देना चाहती थी कि उसकी बातों ने मुझे चोट पहुंचाई। भाग्य कल हमारी तरफ से जवाब पेश करेगी, मैंने कहा। देख लेना कि वो तर्क संगत हो, उसने चेतावनी दी, वापस अपने कागजों की ओर मुड़ते हुए। मिस्टर कार्टर धैर्य के लिए नहीं जाने जाते। जैसे ही मैं उसके स्टडी से निकली, मेरा फोन बजा। भाग्य का मैसेज था। मीटिंग दोपहर 2 बजे तय हो गई है।
वक्त है पहला कार्ड खेलने का, पूरा डेक नहीं। मैं उसकी रणनीति भांप कर मुस्कुराई। अब्दुल ने हमेशा मुझे कम आंका था। मान लिया था कि मेरी आकांक्षाएं उसकी तरह स्पष्ट और सीमित थीं। उसे अंदाजा नहीं था कि मैंने सालों उसे देखते हुए न केवल उसके तौर तरीके सीखे थे, बल्कि अपनी नैतिकता भी बनाए रखी थी। कल उसे पहली बार पता चलेगा कि मैं असल में कौन हूं। और पेज 7 अभी भी हमारे पास था, हमारा आखिरी तुरुप का इक्का, सही समय के इंतजार में। उस रात मैं सोई किसी विश्वासघात की टीस के साथ नहीं, जो पिछले कई महीनों से मेरा साथी था, बल्कि एक अजीब से उत्साह के साथ। मंगलवार की उस रात के बाद पहली बार जब अब्दुल ने डिनर पर अचानक तलाक की बात की थी, मुझे लगा कि मैं आगे आने वाले कल के लिए तैयार हूं, न कि उसे चोट पहुंचाने के लिए। हालांकि मेरे सबसे अंधेरे ख्यालों में उसका भी आकर्षण था, बल्कि खुद के लिए लड़ने के लिए, अपनी काबिलियत के लिए, अपने योगदान की पहचान के लिए जो मैंने उस जिंदगी को बनाने में दिया था, जिसे अब वो पूरी तरह अपना बताता है। और इस लड़ाई में मैं खुद को फिर से खोज रही थी, वो हिस्से जो मैंने बहुत पहले पीछे छोड़ दिए थे। भाग्य का ऑफिस जैसे एक सुरक्षित जोन था, एक ऐसी जगह जहां अब्दुल का प्रभाव नहीं पहुंच सकता था। मैं थोड़ा पहले ही पहुंच गई, हाथ में एक पोर्टफोलियो लिए, जिसमें पिछले 2 दिनों में जमा किए गए दस्तावेज थे। हमारे घर के लिए चुनी गई कलाकृतियों की मूल्यांकन रिपोर्ट्स, मेरी रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स में भूमिका का विवरण, वो ईमेल्स जिनमें अब्दुल ने खुलकर स्वीकारा था कि मैंने क्लाइंट्स से संबंध बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। तुमने अच्छा खासा काम किया है, भाग्या ने प्रशंसा के साथ कहा, सारे दस्तावेज अपने डेस्क पर फैलाते हुए। यही चीजें हमें चाहिए थीं। मैं इतने सालों से अब्दुल की परछाई में रही हूं कि भूल ही गई थी मैंने कितना कुछ किया है। मैंने स्वीकारा, इन सबको इकट्ठा करना आंखें खोलने वाला अनुभव था। भाग्या ने एक दस्तावेज की तरफ इशारा किया, जिसमें मेन के वेकेशन प्रॉपर्टी के खरीद समझौते पर मेरी और अब्दुल दोनों की साइन थी। वही प्रॉपर्टी जिसे अब वह पूरी तरह अपना बता रहा था। खास तौर पर यह, उसने कहा, वो इस पर अकेला मालिकाना हक नहीं जता सकता जब तुम साफ तौर पर को परचेसर हो। वो कहेगा कि मैंने सिर्फ एक पत्नी के नाते साइन किया था, सारा पैसा उसी ने दिया। सिवाय इसके, उसने बैंक स्टेटमेंट उठाया, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट से जो ट्रांसफर हुआ था, तुम्हारी नानी की विरासत जो डाउन पेमेंट के रूप में इस्तेमाल हुई थी। तुमने कुल मूल्य का 30% अपने अलग स्वामित्व वाले पैसों से दिया था। यह सिर्फ सहायक बनना नहीं है। सालों की अब्दुल की उपेक्षा के बाद ये मान्यता ताजा हवा की तरह थी। शायद मुझे शादी के दौरान ही अपनी पहचान के लिए ज्यादा लड़ना चाहिए था, मैंने कहा। लेकिन अब्दुल अपनी बातों को इनसिक्योरिटी या नाखुशी का रूप देने में माहिर था। अब भाग्य के निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ मैं देख पा रही थी कि कैसे मैं उसके हाथों पूरी तरह से नियंत्रित हो गई थी। आज की रणनीति क्या है, मैंने पूछा। हम एक काउंटर ऑफर पेश करेंगे, भाग्य ने समझाया, जिसमें तुम्हारे महत्वपूर्ण योगदान को दिखाया जाएगा, लेकिन सनसेट क्लॉज का खुलासा नहीं करेंगे। हमें देखना है कि अब्दुल तब तक कितनी बातचीत को तैयार है, जब तक उसे लगे कि प्रेनब को किसी और आधार पर चुनौती दी जा रही है, जैसे दबाव में साइन करना, असमान शर्तें या स्वतंत्र कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी। वो इन सब को खारिज करेगा। बिल्कुल, भाग्य ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसका जवाब हमें बताएगा कि वो असल में कितना चिंतित है। और सबसे जरूरी बात, जितना ज्यादा वो प्रेनब के सही होने पर जोर देगा, उतना ही ज्यादा असरदार होगा जब हम आखिरी में पेज 7 दिखाएंगे। मैंने रणनीति समझी। अब्दुल को बार बार सार्वजनिक रूप से जोर देकर प्रेनब पर भरोसा जताना था। हर बार जब वो ऐसा करेगा, वो अपने केस की बुनियाद को और खोखला करेगा। अगर वो आज ही कोई तर्कसंगत ऑफर दे दे तो, मैंने पूछा। भाग्य की मुस्कान जानकार थी। अब्दुल नहीं देगा। ऐसे लोग तब तक समझौता नहीं करते जब तक उन्हें मजबूर न किया जाए। उनका अहंकार उन्हें रोकता है। बिल्कुल 2 बजे मिस्टर कार्टर की असिस्टेंट हमें कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर गई। अब्दुल पहले से वहां बैठा था, अपने फोन पर दिखावटी ऊब के साथ स्क्रॉल कर रहा था।
उसने मुश्किल से ऊपर देखा जब हम अंदर आए। एक पावर मूव इतना नकली था कि मैं लगभग हंस ही पड़ी। हमारे शेड्यूल का सम्मान करने के लिए धन्यवाद, भाग्य ने प्रोफेशनल लहजे में शुरुआत की। कार्टर ने संक्षिप्त सिर हिलाया। समझा कि आपके पास हमारे उदार प्रस्ताव का उत्तर है। हाँ, भाग्य ने एक दस्तावेज टेबल पर सरकाया। मेरी क्लाइंट निम्नलिखित वैकल्पिक सेटलमेंट का प्रस्ताव रखती है। अब्दुल ने आखिरकार फोन जेब में रखा और अपने वकील की तरफ देखने लगा, जो हमारे काउंटर ऑफर को पढ़ रहा था। मैं शांत दिख रही थी, हालांकि दिल की धड़कन तेज थी। कार्टर के भौं धीरे धीरे उठते गए, हर पन्ने के साथ। ये तो हास्यास्पद है, उन्होंने आखिरकार आखिरी पेज पढ़ने के बाद कहा। आपकी क्लाइंट तो प्राइमरी रेसिडेंस का आधा हिस्सा मांग रही है, मेन प्रॉपर्टी का 30%, खान की निवेश संपत्ति में हिस्सा और स्पाउसल सपोर्ट भी। प्रेनुप तो साफ तौर पर इन सबको रोकता है। प्रेनुप? भाग्य ने उतनी ही सहजता से जवाब दिया। मेरी क्लाइंट ने बिना स्वतंत्र कानूनी सलाह के शादी से 1 हफ्ता पहले समय के दबाव में साइन किया था। इसकी वैधता पर गंभीर सवाल उठते हैं। अब्दुल झुककर आगे आया। उसकी सावधानी से बनाई हुई बेरुखी टूट रही थी। नगमा को पूरा मौका मिला था उस समझौते को पढ़ने का। उसने खुद ही वकील न रखने का निर्णय लिया था, क्योंकि तुमने कहा था कि यह महज एक औपचारिकता है। मैंने हस्तक्षेप किया, आवाज स्थिर रखते हुए। एक स्टैंडर्ड सुरक्षा जिसकी हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ भी हम बनाएंगे वो हमारा होगा। हमने बनाया, अब्दुल ने कहना शुरू किया, फिर खुद को रोका। मिस्टर कार्टर की तरफ देखा। वो प्रासंगिक नहीं है। तुमने साइन किया था, बस, कहानी खत्म। भाग्या ने बड़ी ही शांति से अपना पोर्टफोलियो खोला। चलिए, एक पल के लिए उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की परिस्थितियों को अलग रख दें और इस पर ध्यान दें कि मेरी मुवक्किल ने इस शादी और मिस्टर अब्दुल की व्यावसायिक सफलता में क्या योगदान दिए हैं। अगले 20 मिनट तक उसने उन सबूतों को व्यवस्थित रूप से पेश किया जो मैंने इकट्ठे किए थे। हमारी संपत्तियों में मेरे आर्थिक योगदान, ग्राहकों के साथ रिश्ते बनाने और उन्हें बनाए रखने में मेरी सीधी भूमिका, वे व्यावसायिक यात्राएं जो मैंने आयोजित की, वे प्रस्तुतियां जिनमें मैंने मदद की, और वे निवेश के अवसर जो मैंने पहचाने। हर एक दस्तावेज के साथ अब्दुल का चेहरा और ज्यादा सख्त होता गया। इन सब से प्री नप्चुअल एग्रीमेंट नहीं बदलता, मिस्टर कार्टर ने जोर देकर कहा। हालांकि मैंने देखा कि उनके आत्मविश्वास में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। ये योगदान, चाहे जितने भी सराहनीय हों, विवाह के संदर्भ में दिए गए थे, और इस समझ के साथ कि एक वैध अनुबंध पहले से मौजूद है। एक ऐसा अनुबंध, भाग्य ने दोहराया, जो शायद वैध नहीं है। अदालतें अब ऐसे समझौतों को अमान्य ठहराने लगी हैं, जो वर्षों की साझी मेहनत के बाद एक जीवन साथी को पूरी तरह से खाली हाथ छोड़ देते हैं। अब्दुल का धैर्य आखिरकार टूट गया। ये सब बकवास है। नगमा को पूरी तरह से पता था कि वो क्या साइन कर रही है। उसे साफ था कि मेरा व्यवसाय अलग है, बाकी सब तो एक पत्नी के सामान्य कर्तव्य हैं। उसके इस हल्के फुल्के ढंग से कहे गए जुमले ने कमरे में खामोशी ला दी। उसकी लापरवाही और स्त्री विरोधी सोच खुलकर सामने आ गई थी। मिस्टर कार्टर ने उसे एक चेतावनी भरी नजर से देखा। मेरे मुवक्किल का आशय है, वकील ने तुरंत बात संभाली, कि मिसेस खान के योगदान चाहे जितने भी मूल्यवान हों, वे एक उच्च आय वाले विवाह में सामान्य माने जाते हैं, और वे एक वैध समझौते को अमान्य नहीं बना सकते। स्पष्ट कर दूं, भाग्य ने अपने दस्तावेज समेटते हुए कहा। मेरी मुवक्किल प्रारंभिक प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करती है, क्योंकि यह उनके योगदान को बिल्कुल भी उचित मान्यता नहीं देता। हमारा काउंटर ऑफर उन योगदानों के आधार पर अधिक न्याय संगत वितरण प्रस्तुत करता है। और मैं भी स्पष्ट कर दूं, मिस्टर कार्टर ने पलटकर कहा। मिस्टर अब्दुल इस काउंटर ऑफर को पूरी तरह खारिज करते हैं, क्योंकि यह उस प्री नप्चुअल एग्रीमेंट के खिलाफ जाता है जिस पर दोनों पक्षों ने 12 साल पहले स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे। मैंने अब्दुल का चेहरा ध्यान से देखा जब वकीलों ने औपचारिक रूप से एक दूसरे के बयानों का आदान प्रदान किया। वह गुस्से में था,
लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी अनिश्चितता भी दिखी। शायद अब उसे एहसास होने लगा था कि यह वह साफ सुथरा अलगाव नहीं होने वाला जैसा उसने कल्पना की थी। शायद भाग्य ने सुझाव दिया, हमें कुछ समय लेना चाहिए ताकि हम अपनी अपनी स्थिति पर पुनर्विचार कर सकें। मिस्टर अब्दुल चाहें तो एक बार फिर से प्री नप्चुअल एग्रीमेंट की समीक्षा कर लें ताकि उन्हें उसके प्रावधानों पर पूरा भरोसा हो। यह निर्दोष सा लगने वाला सुझाव अब्दुल का ध्यान खींच गया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, जैसे सोच रहा हो कि क्या हमें कुछ ऐसा पता है जो उसे नहीं पता। यही वह संदेह का बीज था जिसे भाग्य ने बोना चाहा था। यह आवश्यक नहीं है, मिस्टर कार्टर ने कहा, लेकिन हम आपके काउंटर ऑफर की समीक्षा करके 1 सप्ताह के भीतर औपचारिक उत्तर देंगे। जैसे ही हम अपना सामान समेट रहे थे, अब्दुल ने अचानक मुझे सीधे संबोधित किया। नगमा, ये टकराव वाला रवैया तुम्हारा नहीं है। उस समझदार और शांत महिला का क्या हुआ जिससे मैंने शादी की थी? उसके शब्द इतने व्यंग्यपूर्ण और विडंबनापूर्ण थे कि मेरा जवाब अनायास निकल गया। वो जाग चुकी है अब्दुल, मैंने कहा। आखिरकार जाग चुकी है। बिल्डिंग की मार्बल से बनी लॉबी में बाहर आते ही भाग्या का पेशेवर लहजा थोड़ी नरमी में बदल गया। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हमने सोचा था। जब मैंने प्री नप्चुअल की दोबारा समीक्षा की बात की तो उसका चेहरा देखा था तुमने। हाँ, मैंने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन अभी वो उतना चिंतित नहीं है जितना होना चाहिए। जल्दी ही होगा, भाग्या ने भरोसा दिलाया। जब मिस्टर कार्टर समझौते को ध्यान से पढ़ेंगे, उन्हें शायद खुद सनसेट क्लॉज दिख जाए। इसलिए हमें फेज 2 के साथ तुरंत आगे बढ़ना है। फेज 2? मैंने पूछा। वित्तीय जानकारी जुटाने की प्रक्रिया। जब तक अब्दुल काउंटर ऑफर पर ध्यान लगाए हुए हैं, हम कानूनी तरीकों से उसकी सारी संपत्तियों, खातों और लेन देन की पूरी जानकारी मांगेंगे। यह किसी भी तलाक की सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन हमारे मामले में यह दोहरी भूमिका निभाएगी। अगर उसने कुछ छुपा रखा है तो वो सामने आएगा और वो लगातार प्री नप्चुअल एग्रीमेंट को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा। और हम पेज 7 कब खोलेंगे? मैंने पूछा। जब वो हमारे काउंटर ऑफर को आधिकारिक रूप से ठुकरा देगा, ये कहते हुए कि वह समझौता उसकी पूरी रक्षा करता है, भाग्य ने समझाया। तभी हम सनसेट क्लॉज को सामने लाएंगे। जब वह बार बार कह चुका होगा कि उसने समझौते की हर बात को समझा और स्वीकार किया, तो वह यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे 10 साल बाद समाप्त होने वाले प्रावधान की जानकारी नहीं थी। रणनीति पूरी तरह से तर्कसंगत थी, लेकिन फिर भी मुझे एक अजीब सी झिझक महसूस हुई। इसकी प्रभावशीलता पर नहीं, बल्कि इस पूरे सफर में खुद के भीतर एक नया व्यक्ति देखने के कारण। जो महिला कभी अब्दुल के तिरस्कार को चुपचाप सहती थी, जिसने अपने करियर को पीछे छोड़कर उसका साथ दिया था, जो खुद को बस एक पत्नी समझती थी, वो अब नहीं थी। उसकी जगह अब एक मजबूत, स्पष्ट और निडर इंसान था, जो सिर्फ वित्तीय अधिकार ही नहीं, बल्कि अपनी आत्म गरिमा भी वापस ले रही थी। जब हम मेरी कार के पास पहुंचे, भाग्य थोड़ी रुकी। नगमा, एक बात पूछनी है। जब ये सब खत्म हो जाएगा, जब अब्दुल को समझ आ जाएगा कि वो हार चुका है, तो तुम वास्तव में इस तलाक से चाहती क्या हो? उसका सवाल मुझे थोड़ा अचकचा गया। मैं इतनी रणनीति, योजना और खुद को बचाने में लगी थी कि मैंने असल में कभी इसके अंतिम परिणाम के बारे में सोचा ही नहीं था। मान्यता? मैंने आखिरकार कहा। वित्तीय तौर पर, हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं चाहती हूं कि अब्दुल यह माने कि मैं हमारे जीवन की एक बराबर की भागीदार थी। कोई ऐसा सामान नहीं जिसे वो जब चाहे फेंक दे। भाग्य ने धीरे से सिर हिलाया। यही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। अदालतें संपत्ति बांट सकती हैं, लेकिन वे मान्यता या पछतावे को मजबूर नहीं कर सकती। मुझे पता है, और मैं जानती हूं कि वो शायद कभी सच्चे दिल से अपनी गलती नहीं मानेगा, नहीं ये कि उसने क्या खो दिया है। ये समझना तकलीफदेह है, लेकिन मुक्तिदायक भी। मैं उसके नजरिए को नहीं बदल सकती, मैंने कहा, बस अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकती हूं। लेकिन मैं ये भी जानती हूं
कि मुझे अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है और हम उसी के लिए लड़ेंगे। भाग्या ने मेरा हाथ हल्के से दबाया ताकि तुम्हें वो आर्थिक सुरक्षा मिल सके जिससे तुम अपनी नई जिंदगी बिना किसी रोक टोक के शुरू कर सको। जब मैं घर की ओर गाड़ी चला रही थी, मेरे विचार अब न अब्दुल पर थे, न उस समझौते पर, और न ही आने वाली कानूनी लड़ाई पर। वे फ्रैंकलिन थिएटर प्रोजेक्ट पर थे, संग्रहालय में प्रतीक्षा करती कलाकृतियों पर और उन संभावनाओं पर जिनका अब्दुल से कोई लेना देना नहीं था। शादी के टूटने के बाद पहली बार मैं भविष्य की ओर देख रही थी, डर के साथ नहीं, उत्साह के साथ। पेज 7 मुझे आर्थिक सुरक्षा जरूर देगा, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज मैं पहले ही वापस पा चुकी थी, खुद को। आधिकारिक रूप से हमारे प्रति प्रस्ताव के उत्तर में जवाब ठीक 1 हफ्ते बाद आया। मैं म्यूजियम में अपनी आगामी भूमिका के लिए स्पेशल कलेक्शंस इन्वेंट्री की समीक्षा कर रही थी जब भाग्या का फोन आया। जैसा हमने उम्मीद की थी, ठीक वैसा ही हुआ। उसने बिना भूमिका के कहा, पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया। मिस्टर कार्टर ने 15 पन्नों का एक पत्र तैयार किया था जिसमें प्रीनप की वैधता और क्रियान्वयन की पुष्टि करते हुए कई उदाहरणों का हवाला दिया गया था। जैसे ही मैंने वो कैटलॉग नीचे रखा जिसे मैं देख रही थी, मेरे हाथ थोड़े कांपने लगे। तो अब अब्दुल पूरी तरह अड़ गया है? पूरी तरह नहीं, 3 गुना ज्यादा, भाग्या बोली। पत्र में साफ साफ लिखा है, मैं शब्दशः पढ़ रही हूं। मिस्टर खान की स्थिति पूरी तरह और केवल उस पूर्व वैवाहिक अनुबंध पर आधारित है जिसे दोनों पक्षों ने निष्पादित किया था और जो स्पष्ट रूप से संपत्ति के विभाजन को विवाह विच्छेद की स्थिति में तय करता है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। वो खुद ही हमें सबसे बढ़िया अवसर दे बैठा, जैसे हमने वो स्क्रिप्ट लिखी हो। बिल्कुल, भाग्या ने संतोष की शांति से कहा, जैसे शतरंज की खिलाड़ी कुछ चाल पहले ही चेकमेट देख चुकी हो। अब वक्त आ गया है नगमा, अब हम पेज 7 उजागर करेंगे। मेरे शरीर में गर्माहट दौड़ गई, उत्साह, संतोष और थोड़ी घबराहट। यह वह क्षण था जिसकी हम तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब ये वास्तविक लगने लगा था। मैंने पहले ही जज विंटर्स के सामने एक आपातकालीन सुनवाई का अनुरोध किया है। कल सुबह दोनों पक्षों की उपस्थिति अनिवार्य है, भाग्या ने रुककर पूछा। क्या तुम तैयार हो नगमा? एक बार हमने ये कदम उठा लिया तो फिर पीछे मुड़ना संभव नहीं। क्या मैं तैयार थी? यह सवाल मेरे जहन में गूंजने लगा। मैं म्यूजियम के आर्काइव रूम को देख रही थी, अपना नया पेशेवर ठिकाना, अब्दुल से पूरी तरह अलग। मैंने कॉर्डवेल के साथ चल रहे थिएटर प्रोजेक्ट के बारे में सोचा, उस नए अपार्टमेंट के बारे में जो मैंने ढूंढ लिया था लेकिन अब्दुल को नहीं बताया, जो अब भी समझता था कि मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। मैं तैयार हूं, मैंने कहा। इस बार मेरा स्वर दृढ़ था, पूरी तरह। उस शाम जब मैं घर से कुछ और निजी सामान पैक कर रही थी, मेरे फोन पर अब्दुल का मैसेज आया। मिस्टर कार्टर ने कहा है कि तुमने आपातकालीन सुनवाई की मांग की है। अब कौन सा खेल खेल रही हो? मैंने जवाब नहीं दिया। उसे सोचने दो, उसे ये विचार करते हुए रात बिताने दो कि हम कल क्या पेश कर सकते हैं, क्या सबूत हमारे पास हो सकते हैं। उसे एक बार तो उस अनिश्चितता को महसूस करने दो जो मैं महीनों से झेल रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस कल्पना करती रही, जब जज विंटर्स, जो अपने कठोर रवैये और कोर्टरूम में चालाकी से नफरत के लिए जानी जाती है, पेज 7 पढ़ेंगी, तब अब्दुल का चेहरा कैसा होगा? क्या वो हैरान होगा? नाराज? क्या वो यह दिखाने की कोशिश करेगा कि उसे पहले से उस क्लॉज के बारे में पता था? या एक बार, बस एक बार, क्या वो यह मान लेगा कि उसे मात दी गई है? भोर होते होते मैं पहले से ही तैयार थी, एक गहरे नीले रंग का टेलर्ड सूट पहने, जो मैंने म्यूजियम के इंटरव्यू के लिए खरीदा था, ना कि वे डिजाइनर आउटफिट्स जो अब्दुल ने सालों तक मेरे लिए चुने थे। भाग्या ने मुझे समझाया था कि भावनात्मक संतुलन बहुत मायने रखता है। जज दोनों पक्षों को ध्यान से देखती हैं, उसने कहा था। अपना संयम बनाए रखना जरूरी है। कोर्टरूम जितना मैंने सोचा था उससे छोटा और अधिक अंतरंग था। अब्दुल और मिस्टर कार्टर पहले से अपनी टेबल पर बैठे थे,
जब मैं और भाग्या अंदर दाखिल हुए। अब्दुल की नजर मेरी नजरों से मिली। उसके चेहरे पर एक हल्का संदेह और बेचैनी थी जो उसके बनावटी आत्मविश्वास के नीचे से झलक रही थी। जज विंटर्स, एक चांदी जैसे बालों वाली महिला, जिनकी पैनी नजरें और दशकों का अनुभव उनके चेहरे पर लिखा था, ने कार्यवाही को त्वरित गति से शुरू किया। मुझे बताया गया है कि यह एक आपातकालीन याचिका है, खान तलाक की कार्यवाही में। उन्होंने फाइल की समीक्षा करते हुए कहा, मिस भाग्या इनागी, आपने सुनवाई का अनुरोध किया है, कृपया आगे बढ़ें। भाग्या खड़ी हुई, पूरी तरह पेशेवर शांति के साथ। योर ऑनर, हमने इस सुनवाई का अनुरोध एक ऐसे मूलभूत मुद्दे को उठाने के लिए किया है जो आगे की किसी भी वार्ता को अनावश्यक बनाता है। विशेष रूप से हम न्यायालय का ध्यान उस प्रावधान की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जिसे अब तक की सभी चर्चाओं में नजरअंदाज किया गया है। मिस्टर कार्टर आगे झुककर बोले, योर ऑनर, हमने पूर्व वैवाहिक अनुबंध की पूरी समीक्षा की है। ऐसा कोई अनदेखा प्रावधान नहीं है। भाग्य बिना विचलित हुए आगे बढ़ी। उन्होंने बेंच की ओर 3 प्रतियां प्रस्तुत की, एक जज के लिए, एक मिस्टर कार्टर के लिए, जिनमें प्रासंगिक अनुच्छेद हाईलाइट किए गए थे। मैं योर ऑनर का ध्यान पेज 7 पैराग्राफ 16 बी की ओर दिलाना चाहती हूं। मेरा दिल धड़कने लगा जब जज विंटर्स ने चश्मा ठीक करते हुए वह अनुच्छेद पढ़ा। उनके माथे की भौहें हल्के से ऊपर उठी, जो उनके आश्चर्य का एकमात्र संकेत था। मिस्टर कार्टर, क्या आप इस प्रावधान से परिचित हैं? जब उसने ऊपर देखा, उसकी नजर मेरी नजरों से मिली। उस एक पल में मैंने वो देखा जो 12 साल की शादी में कभी नहीं देखा था। अब्दुल खान पूरी तरह चौंका हुआ। योर ऑनर, मिस्टर कार्टर ने खुद को समेटते हुए कहा, यह प्रावधान शायद हमारी समीक्षा में छूट गया था। ओवरलुक्ड, जज विंटर्स ने दोहराया, सपाट स्वर में। एक ऐसा प्रावधान जो कहता है कि पूरा अनुबंध 10 साल बाद स्वतः अमान्य हो जाएगा, वो ओवरलुक हो गया। ये कोई सवाल नहीं था, लेकिन फिर भी मिस्टर कार्टर ने जवाब देने की कोशिश की। यह भाषा सामान्य नहीं है, योर ऑनर। आज के मॉडर्न प्रीनप्स में यह आम नहीं होता, लेकिन हां, यह साफ अंग्रेजी में पेज 7 पर लिखा है, उसी दस्तावेज में जिसे मिस्टर खान बार बार इस कार्यवाही का आधार बता रहे हैं। जज विंटर्स ने अपने चश्मे के ऊपर से अब्दुल को देखा। मिस्टर खान, क्या मैं यह समझूं कि आप उस प्रावधान से अनजान थे जिसे आप अपने पूरे केस का आधार बना रहे हैं? अब्दुल ने अपना व्यावसायिक चेहरा सीधा किया, चोट के बावजूद अपनी भूमिका में वापस आ गया। योर ऑनर, यह क्लॉज शायद तब जोड़ा गया होगा जब मैंने प्रारंभिक मसौदा देखा था। मैं कभी मसौदा तैयार नहीं करता। मिस्टर खान, जज ने तेजी से टोका, क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर के बाद उसमें बदलाव किया गया? यह एक गंभीर आरोप है। मिस्टर कार्टर ने अब्दुल की बाजू पर चेतावनी भरा हाथ रखा। नहीं, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल केवल उस प्रावधान पर हैरानी जता रहे हैं जिसे वे याद नहीं करते कि उन्होंने 12 साल पहले मसौदा तैयार करते समय चर्चा की हो। जज विंटर्स ने फिर दस्तावेज की समीक्षा की। यह प्रावधान बाकी अनुबंध की फॉन्ट, फॉर्मेटिंग और स्थान के साथ संगत लगता है। इसमें कोई बदलाव के सबूत नहीं है। इसके अलावा दोनों पक्षों के हस्ताक्षर प्रत्येक पेज के नीचे हैं, जिसमें पेज 7 भी शामिल है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह ठीक वैसा था जैसा भाग्य ने पहले ही कहा था। अब्दुल की प्रीनप पर जो जोर था, उसने उसे अब उसी के जाल में फंसा दिया था जिसमें वह सावधानी से पढ़े बिना फंसा था। जज विंटर्स ने निष्कर्ष निकाला, यह पूर्व वैवाहिक अनुबंध अब अमान्य और शून्य है, क्योंकि इसका 10 साल का अवधि लगभग 2 साल पहले ही समाप्त हो चुका है। इसलिए वैवाहिक संपत्तियों का समान वितरण राज्य कानून के अनुसार किया जाएगा, बिना किसी प्रीनप सीमाओं के। उन्होंने दोनों पक्षों की कानूनी टीमों की ओर देखा। मैं सुझाव देती हूं कि आप अपनी वार्ता इसी के अनुसार पुनः आरंभ करें। अगली सुनवाई 30 दिनों में रखी जाएगी। मामला समाप्त। 12 साल की शादी और 3 महीनों की कटु तलाक प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई थी।
वह प्रीनप जो अब्दुल ने अपनी अप्रतिरोध्य ढाल की तरह दिखाया था, अब अप्रासंगिक था। हर चीज खुली थी। घर, निवेश, छुट्टियों की संपत्ति, विवाह के दौरान अर्जित कंपनी के शेयर। अब्दुल अभी भी बैठा था, जबकि मिस्टर कार्टर कागजात इकट्ठा कर रहे थे। उसका चेहरा नियंत्रित क्रोध से सख्त था। जब उसने मुझे फिर से देखा, तो उसकी आवाज धीमी लेकिन तीव्र थी। तुमको यह सब पहले से पता था? यह सवाल नहीं था। फिर भी मैंने जवाब दिया, पूरा समय नहीं। उसी दिन पता चली जब तुमने कहा था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय मेरे निजी सामान और होंडा के। तुम कुछ कह सकती थी, लेकिन तुमने मुझे विश्वास करने दिया कि प्रीनप मुझे पूरी तरह बचाता है। तुमने भी मुझे विश्वास करने दिया कि हमारी शादी तुम्हारे लिए मायने रखती है, कि मेरी कोशिशें तुम्हारी सफलता में महत्व रखती हैं। अब्दुल ने गुस्से में कहा, अगर हम अपने देश में होते तो तुम अब तक सड़क पर होती और मैं 3 और शादियां कर चुका होता। मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अपने देश में भी अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। उसके बाद तुम जैसे लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। यह खत्म नहीं हुआ। नगमा भाग्य, जो पास ही सुन रही थी, आगे बढ़ी। दरअसल मिस्टर खान, कानूनी रूप से यह खत्म हो गया है। प्रीनप अमान्य है। अब अदालत सभी वैवाहिक संपत्तियों का न्याय संगत विभाजन करेगी, जो कि मिस शेख के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए लगभग बराबर होगा। अब्दुल अचानक खड़ा हो गया, अपने जैकेट के बटन जल्दी से बंद करते हुए, जैसे कि वह अपनी दुनिया को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति हो। मिस्टर कार्टर, हमें अपनी रणनीतियों पर चर्चा करनी होगी। वह दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला। वे चले गए। भाग्य मेरी ओर एक छोटी मुस्कुराहट के साथ मुड़ी। बधाई हो नगमा, पहला चरण पूरा। पहला चरण, मैं आश्चर्य से बोली, अचानक थकान महसूस करते हुए, जैसे एड्रेनालाइन उतर रहा हो। प्रेनप को अमान्य कराना तो बस शुरुआत थी, उसने धीरे से समझाया। अब हम असली निपटान की बातचीत करेंगे, मजबूती की स्थिति से। लेकिन यह काम किसी और दिन के लिए है। कोर्ट हाउस के बाहर वसंत की धूप मेरे चेहरे को गर्म कर रही थी। मैंने महीनों में पहली बार गहरी सांस ली। युद्ध खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक निर्णायक लड़ाई जीत ली गई थी। अब्दुल लड़ाई जारी रखेगा, निश्चित रूप से। यह उसकी प्रकृति थी, लेकिन अब वह पूर्ण लाभ की स्थिति से लड़ नहीं रहा था। मेरे फोन पर म्यूजियम की प्रिया का मैसेज आया। कैसा रहा? मैं मुस्कुराई और जवाब दिया, प्रेनप अमान्य है, सब कुछ अब बदल जाएगा। उसका जवाब तुरंत आया, आज रात जश्न की डिनर पार्टी। पूरा विभाग अपनी नई निदेशक का स्वागत करना चाहता है। यह निमंत्रण धूप से ज्यादा मुझे गर्माहट दे गया। 3 महीने पहले, जब अब्दुल ने ट्यूसडे की रात के खाने पर कैजुअली तलाक की बात कही थी, मैं पूरी तरह अकेली महसूस कर रही थी। उस जीवन से कट गई थी जो हम साथ बना रहे थे। अब मेरे पास था एक करियर जो मैंने वापस पाया था, साथी जो मेरी कद्र करते थे, प्रोजेक्ट्स जो मुझे उत्साहित करते थे, और एक भविष्य जो पूरी तरह मेरा था। मैं जरूर आऊंगी, मैंने जवाब दिया। 7 बजे ठीक रहेगा। फोन अपनी जगह में रखकर मैंने देखा कि अब्दुल अपने कार के पास खड़ा था, पार्किंग लॉट के पार मुझे देख रहा था। 12 साल मैंने अपने चेहरे को उसके मन मुताबिक ढालने में बिताए। जब उसे तारीफ चाहिए तो मुस्कुराना, जब उसे सहारा चाहिए तो तटस्थ बने रहना, और अपने सारे नकारात्मक भाव छिपाना जो उसे बोझिल कर सकते थे। लेकिन इस बार मैंने उसकी नजरों का सामना सीधे किया, उसे सच दिखाने दिया। मैं अब उसकी पत्नी नहीं थी, न उसका सहारा, न उसकी राय के अनुसार मेरी कीमत की परिभाषा। कुछ देर बाद वह अपनी कार में बैठा और चला गया। मैं वहीं रुक गई, उस पल का आनंद लेते हुए। आगे और बातचीत होगी, और कानूनी चालबाजियां, अब्दुल की ओर से कोशिशें होंगी। मुझे कम आंका जाए, माली और नैतिक रूप से जो उसे देना होगा, उसे कम करने की। लेकिन गतिशीलता अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वह मान चुका था कि मैं कुछ नहीं पाऊंगी। वह मेरी अनजानता, मेरी सहमति, मेरी स्वीकार्यता पर भरोसा करता था। लेकिन मैंने अपनी परिभाषा खुद खोज ली थी, स्पष्ट रूप से पेज 7 पर लिखी हुई, और हर उस फैसले में जिसे मैं अब लेने के लिए स्वतंत्र थी।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।